पद्मश्री सुभाष पालेकर एक इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट हैं और सुभाष पालेकर कृषि के जनक, एक ऐसा टेक्निक जिसे आज 70 लाख से भी ज्यादा किसान फॉलो कर रहे हैं। 70 लाख किसान भारत में सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं। जब सुभाष पालेकर कृषि को आप प्राकृतिक खेती नाम दे रहे हो, इसका मतलब देश को गुमराह कर रहे हो। प्राकृतिक खेती नाम की कोई टेक्निक दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। यानी जो प्रकृति में हो, मेरे विधि में हो, प्रकृति है ही नहीं, तो प्रकृति कैसे हो सकती है? जब भी आप गो आधारित खेती करते हो, जैविक खेती करते हो, वैदिक खेती करते हो, तो आप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हो। इतने सारे लोग तभी भी ये क्यों कर रहे हैं? उनको इन्फॉर्मेशन इनको मालूम नहीं है। आप कई बार कहते हैं कि हरित क्रांति की वजह से काफी नुकसान हुआ। प्री प्लान कॉन्फ्रेंस पूर्वजी षड्यंत्र था लूटने का। क्यों सर? क्या है? उनका मानना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी और ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग एटम बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस है। हमारा जो रक्त है, ब्लड, वो आपको अल्कलाइन फूड मांग रहा है। हम खा रहे हैं आम्लजनक, सफेद चावल एसिडिक है, गेहूं एसिडिक है, दूध एसिडिक है, चीनी एसिडिक है, जो खाए एसिडिक खा रहे हैं। हर साल भारत सरकार 40 लाख टन दालें ऐड कर रहे हैं, लाखों टन हम फल ऐड कर रहे हैं, लाखों टन हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार घोषणा करके आत्मनिर्भर बन गए, वो गलत है, झूठ है। इसका मतलब है देश को गुमराह किया जाए। सोशल मीडिया अभी भी पीछे है। जहाँ खून हुआ तो दौड़ पड़ेंगे, लेकिन जहाँ अच्छा काम हुआ है वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो एक अच्छा काम कर रहे हैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से, इस बात को दुनिया के सामने आप रख रहे हैं। बहुत अच्छा काम करें। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक बहुत ही खास एपिसोड पर। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान है पद्मश्री सुभाष पालेकर सर। अब आप में से बहुत सारे लोग सुभाष पालेकर सर को ऑलरेडी जानते हैं भारतीय कृषि के प्रति उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, पद्मश्री सुभाष पालेकर सर एक रिनाउंड इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने सुभाष पालेकर कृषि इंट्रोड्यूस किया भारत में। आज 70 लाख से भी ज़्यादा किसान सुभाष पालेकर कृषि का इस्तेमाल करके एक सस्टेनेबल रूप से खेती कर पा रहे हैं। दोस्तों, जब सुभाष पालेकर सर से मेरी पहली बार बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि जब तक आप प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे सुभाष पालेकर कृषि का, तब तक आप मेरे साथ पॉडकास्ट नहीं कर पाओगे। जिसे अग्री करके मैंने 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया उनका मांड्या में, जहाँ पर हमने एक 40 मिनट का एपिसोड शूट किया है। अब इनका अनुभव 40 साल से ज़्यादा है, तो एक 40 मिनट के एपिसोड में सारे पॉइंट कवर करना मुमकिन नहीं था, लेकिन सुभाष पालेकर सर के साथ इस एपिसोड में हमने समझा है कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग एक स्कैम है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी था और हमारे किसानों को आज डैमेज कर रहा है, ना कि हेल्प। हमने सुभाष पालेकर कृषि के बारे में समझा है कि कैसे कई सारे किसान इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने सुभाष पालेकर सर के कहानी के बारे में भी जाना है कि कैसे उन्होंने अपना कॉलेज डिग्री छोड़कर एग्रीकल्चर को फुल टाइम परस्यू किया। इस वर्कशॉप को 2 दिन अटेंड करने के बाद और पालेकर सर के साथ इस कॉन्वर्जेशन के बाद मैं एग्रीकल्चर को एक अलग रूप से देखने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं वादा करता हूँ अगर आप ये एपिसोड देखें आपको भी एक नया एंगल मिलेगा एग्रीकल्चर को देखने का। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ। प्रेजेंटिंग टू यू द लेजेंडरी पद्मश्री सुभाष पालेकर सर, ओनली ऑन एग्री टॉक। पद्मश्री सुभाष पालेकर सर, प्रणाम सबसे पहले। एंड 2 दिन से मैं आपका ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। आपने मुझे ये समय दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। पिछले 2 दिन में सर एक अलग दृश्य मिला है खेती के बारे में सोचने का। आपके साथ आधा घंटा 40 मिनट का पॉडकास्ट शायद काफ़ी नहीं हो वो दृश्य को बताने के लिए, बट लोग आपको आज जानते हैं सुभाष पालेकर कृषि के लिए। मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग को बताएं कि ये कहानी आपकी शुरू कहाँ हुई। डे 1 से आपके कृषि की तरफ प्रेम था, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ आपने छोड़ा। अपना स्टार्टिंग बताइए सर थोड़ा। क्या हमारा परिवार किसान परिवार है, जमींदार परिवार था, और हमारे परिवार में किसी ने नौकरी नहीं की, व्यवसाय नहीं किया, खेती अभी भी वही चल रहा है। मैं जब कॉलेज में एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था अमरावती में, विदर्भ में, तब मेरा एक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में सातपुड़ा पहाड़ी है, उसमें जो आदिवासी होते हैं उन पर एक मुझे प्रोजेक्ट चल रहा था अनुसंधान का।
कि घने जंगल में जो पर्यावरणीय व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का आदिवासियों के जीवन पद्धति पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या परिणाम होता है, ये मेरा अनुसंधान का विषय था। तो हर रविवार को मैं वहाँ जाता था, तो उनकी जीवन शैली का अभ्यास करता था और प्रकृति का अभ्यास करता था। और मेरे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर पढ़ा रहे थे कि पेड़ पौधों के वृद्धि विकास के लिए जो भी खाद्य तत्व चाहिए वो भूमि में नहीं होते, आपके खाद के रूप में डालना ही पड़ता है। और जंगल के घने जंगल के पेड़ बता रहे थे कि कोई डालने की आवश्यकता नहीं है, सब है वहाँ पे। देखो अनगिनत फल है, बेदाग फल है। इसका मतलब है कुछ तो भी गड़बड़ है। यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं, एक तो वो गलत हो गए, नहीं तो ये पेड़ बता रहा है वो गलत होता है। तो पेड़ तो भगवान के संदेशवाहक है, कैसे गलत बता सकती है? क्योंकि मानव तो 3 लाख साल पहले आया, पेड़ तो करोड़ों साल पहले आया। तो इस सोचा मेरे प्रोफेसर मुझे शायद गलत पढ़ा रहे हैं कॉलेज में। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर एच.बी. उलेमाले, और मेरी सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो मेरी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं उनके जाकर मिला कि सर कौन झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, वो पेड़ झूठ बोल रहा है। बस पड़े। सुभाष मेरे पास एक ही जवाब है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही मैंने पढ़ा है कॉलेज में, तो मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो सिलेबस है वही चल रहा है। सर आपका दोष नहीं है, ये व्यवस्था का दोष है। लेकिन मैं बहुत शौक हुआ। मेरे युवा आयु के 4 साल मैंने यहाँ बर्बाद कर दिए पढ़ने में, और मिला क्या अज्ञान मिला। शायद यहाँ रहना गलत है। हो सकता है मैं एमएससी बनूं, पीएचडी बनूं, और मेरे रिश्तेदार मिनिस्टर थे, कैबिनेट, कहीं भी मैं लग सकता था, वाइस चांसलर भी हो सकता था। ये बराबर नहीं है। मैं मेरा आयु बर्बाद कर रहा हूँ। बीएससी के फाइनल में था, मैंने निश्चय किया कि मैं छोड़ देना कॉलेज, डिग्री नहीं लेना है, गलत डिग्री है। तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया, परीक्षा नहीं दी, वापस आया गाँव में। और गांव में घर में आया, बताया कि भाई ऐसा ऐसा करना है, तो बवाल खड़ा हुआ। गुस्सा हो गए होंगे। गुस्सा है, वो क्या है, उनकी अपेक्षा है, अकेला लड़का है, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, नौकरी करेगा, अच्छा जीवन जिएगा। तो 2 दिन के संघर्ष के बाद वो भी शांत हुए। ठीक है, अकेला लड़का है, कुछ करेगा तो आफत आ जाएगी, करने दो उनको। तो फिर मैंने जो पढ़ा था, मैंने सोचा कि भाई इसको जांच ले, ये रासायनिक कृषि वाकई फायदेमंद है या नहीं है। तो पहले मैंने उनको प्रयोग किया, संकर बीजों पर किया, देशी बीजों पर किया, रासायनिक खादों पर किया, अलग अलग पद्धतियों पर किया, अलग अलग। तो मुझे मालूम पड़ा अंत में कि 1973 आई स्टार्टेड एक्चुअली माई रिसर्च वर्क। और पहले 6 साल मेरा उत्पादन बढ़ता गया रासायनिक कृषि में, लेकिन उत्पादन लागत का मूल्य ज़्यादा नहीं बढ़ा था, मुझे मुनाफा मिलता था, जिससे मेरा गृहस्थी का, खेती का खर्चा निकल रहा था। लेकिन 6 साल के बाद मालूम पड़ा कि उत्पादन लागत का मूल्य बढ़ रहा है तेजी से, और उत्पादन घट रहा है, तो घाटा आ रहा है। तो कभी भी मैंने साहूकार से, बैंक से ऋण नहीं लिया था, तो मुझे ऋण लेना पड़ा पहली बार। और तो निश्चित हुआ कि ये तो गड्ढे में ले जाने वाली स्थिति है। ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, ये गुमराह कर रहे हैं। इसके पीछे सोची समझी नीति है, क्योंकि निर्मित की जो कौशल है वो ईश्वर ने मानव को नहीं दिया। मानव निर्माण नहीं कर सकता, ह्यूमन कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। वो असेंबल कर सकता है,
दो वस्तु लेकर एक वस्तु बना रहे हो। हम्म, जैसे आप विज्ञान कितना भी आगे गया, लेकिन गेहूं का दाना कारखाने में पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्षमता उसको नहीं है। लेकिन एक मशीन में 10 पदार्थ डालेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, असेंबल करता है। जी। इसमें एक दाना डाला तो 250 दाने मिलते हैं। मशीन में क्या होता है, 100 किलो कच्चा माल डाला तो 95 की वस्तु बाहर आती है। यानी यहाँ वृद्धि है, वहाँ घट है। इसका मतलब है यहाँ निर्मित है, वहाँ शोषण है। इसलिए किसानों को लूटने की व्यवस्था खड़ी हुई है ग्रीन डिवॉप्शन के माध्यम से। हरित क्रांति। आप कई बार कहते हैं कि हरित क्रांति की वजह से काफी नुकसान हुआ प्री किसान प्लान कॉन्फ्रेंस, ये पूर्वनियोजित षड्यंत्र था लूटने का। को। क्यों सर? क्या है, यूरोप अमेरिका ऐसे देश है जिनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान नहीं है, क्योंकि वहाँ 7 महीने खेती नहीं होती, ठंड के कारण। पूरी बर्फ से ढकी होती है भूमि, बादलों से आकाश ढका होता है, उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलती। 4-5 महीने में खेती करना पड़ता है। तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान नहीं है, उनका विकल्प होता है उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था, क्योंकि उनको उनकी संपत्ति बढ़ाना है। कृषि में मर्यादा है। अगर संपत्ति बढ़ाना है तो कैपिटल चाहिए, और कैपिटल कमाने से मिलता है। कमाएंगे कहाँ से? तो लूटना पड़ेगा। उन्होंने लूट की व्यवस्था खड़ी कर दी कि ये भारतीय किसान क्या कर रहा है कि वो देशी बीज का उपयोग कर रहा है, 6 क्विंटल 1 एकड़ में मिलता है। उन्होंने देखा कि भाई ये 6 क्विंटल उत्पादन मिलता है, समाधान ही है, और कुछ भी डालता नहीं, तो हमारा खाद कौन खरीदेगा? इसको लूटेंगे कैसे? उनको मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान का जो किसान है वो श्रद्धालु है। जहाँ चमत्कार वह नमस्कार करता है। कोई बाबा आया, चमत्कार दिखाया, तो सब समर्पण कर देता है। मासूम है। तो अगर 6 क्विंटल की जगह 25 क्विंटल उत्पाद देने वाले कोई वैरायटी हम दे संकर, तो वो तो सरेंडर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक व्यवस्था खड़ी कर दी। जस्टस वान लाइबिक नाम का एक जर्मन कृषि वैज्ञानिक था। उसने एक सिद्धांत रखा था कि पेड़ पौधों के वृद्धि विकास के लिए जो भी खाद्य तत्व चाहिए वो भूमि में नहीं होते, ऊपर से खाद के रूप में डालना पड़ता है। और नॉर्मन बोरलॉग ने उस पर हरित क्रांति का टेक्नोलॉजी का विकसित किया। यूरोप अमेरिका ने सोचा कि भाई ऐसी किस्में, संकर किस्में देना है किसानों की वो 25 क्विंटल उत्पाद है, चौगुनी। तो लालच में वो बीज खरीदेगा, बीज खरीद लेगा, खाद लेगा। लेकिन बीज ऐसा करना है तैयार कि रासायनिक खाद डालने के बाद ही वो 25 क्विंटल देगा, नहीं देगा। यानी बीज भी खरीदेगा और साथ में खाद भी खरीदेगा। लेकिन खाद ऐसा करना है तैयार कि खाद डालने के बाद वो जड़ बनेगा, रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोध शक्ति पौधों की कमजोर हो जाएगी, तो कीट आएंगे, बीमारी आएंगी, तो दवा भी खरीदेगा। खादों में ऐसे नमक डालना है कि खाद डालने के बाद भूमि कॉम्पैक्ट होगी, कठिन होगी, कठोर बनेगी, तो लकड़ी का हल से वो जो तय नहीं होगी, तो उसको ट्रैक्टर भी खरीदने पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था खड़ी हुई, पूरा सिस्टम बनाया गया। सिस्टम बनाया, प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी, और एक सिस्टम बनाया, और ये एक माहौल बनाया पूरी दुनिया में कि हरित क्रांति ही आपकी समस्याओं का समाधान देगी। भारत सरकार ने तत्कालीन जो हरित क्रांति को स्वीकार किया, इसलिए किया कि हमारा देश अमेरिका से गेहूँ मांग रहा था, मिलो ज्वार मांग रहा था, पर्याप्त उत्पादन हमारे पास नहीं था, और PL 480 के तहत हमें बहुत सारी नुकसानकारी शर्तें माननी पड़ रही थी अमेरिका की। इसलिए हरित क्रांति को स्वीकारा। पार्लियामेंट में, संसद में उन्होंने कहा था कि हरित क्रांति इसलिए स्वीकार कर रहे हैं ताकि हमारा देश खाद्यान्न के बारे में स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर बने। सवाल यह है
कि अभी 70 साल बीत गए हैं। हम्म। क्या अभी हमारा देश हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के बारे में? नहीं है। आज विगत 50 सालों से भारत सरकार विदेशों से 150 लाख टन खाने का तेल आयात कर रहा है। 150 लाख टन। लाख टन। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी हमारी जो घरेलू खपत है खाने के तेल की वो है 250 लाख टन। हमारी उपज केवल 100 लाख टन की है। 150 लाख टन हम खाद्य तेल आयात कर रहे हैं हर साल। हर साल भारत सरकार 40 लाख टन दालें आयात कर रहे हैं। आप फलों की दुकान में जाइए, एप्पल के सेब रखे हैं, स्टिकर लगाया है। चाइना से आयात हुआ, न्यूजीलैंड से आयात हुआ या तुर्कस्तान से आयात हुआ। लाखों टन हम फल आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं। लाखों टन हम स्पाइसेस आयात कर रहे हैं, लाखों टन हम दवा के लिए जो कच्चा माल है वो आयात कर रहे हैं दवा उद्योग के लिए, और 100% पोटेशियम फर्टिलाइजर आयात कर रहे हैं, 78% फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आयात कर रहे हैं, 70% नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आयात कर रहे हैं। अभी बीटी कॉटन आया जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो भी विदेश है, वो भी आयात कर रहे हैं, उनको लॉयल्टी दे रहे हैं। उससे तो कई किसान को नुकसान हुआ था। नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप बता दें कि आप आत्मनिर्भर बन गए, सरकार घोषणा करके आत्मनिर्भर बन गए, वो गलत है, झूठ है। आत्मनिर्भर है तो आयात क्यों कर रहे हैं हर साल? इसका मतलब है देश को गुमराह किया जा रहा है। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में जरूर आई, क्योंकि जो इस लोकसभा के पहले का लोकसभा का जो चुनाव था उसमें मोदी जी ने चुनाव के सभा में कहा था कि अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो फिर जब वो चुनकर आए, लोग उनके सवाल पूछने लगे, तो उन्होंने नीति आयोग को एक काम सौंपा कि भाई एक देखो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी कि जो हमें दोगुनी आय करेगी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उनको उन्होंने पूछा कि हमने तो वचन दे दिया है, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो किसानी को आय दोगुनी, आपके पास है? तो चुप बैठे, उनके पास कुछ नहीं था। उनको शौक लगा मोदी जी को कि ये हम करोड़ों रुपये उन पर बर्बाद करें, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो फालतू हाथी पोस रहे हैं सफ़ेद। तो फिर नीति आयोग ने सर्च आउट किया पूरे, एक टीम बनाई साइंटिस्ट लोगों ने। भारत में जो भी टेक्नोलॉजी है कृषि, उसमें दोगुनी आय देने वाली कौन सी है, उन्हें अभ्यास किया गहरे से, और जब मालूम पड़ा कि सारी पद्धतियाँ, जैविक खेती, गो आधारित खेती, ये सब बकवास है, इसमें घाटा ही घाटा है, और अगर दोगुनी आय चाहिए तो एक ही खेती है, वो सुभाष पालेकर जी की प्राकृतिक खेती। सर पहले आप ये बता सकते हैं, बहुत सारे लोग के लिए नया होगा कि जैविक खेती है और गाँव आधारित खेती है, वो गलत क्यों है? बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि वही सही रास्ता अच्छा सवाल पूछा आपने, इसके पहले की जवाब दे। तो तब से नीति आयोग ने एक मीटिंग लिया दिल्ली में, मुझे बुलाया और वाइस चांसलर को बुलाया, ICAR के डायरेक्टर जनरल थे उसमें, कृषि मंत्री सब थे, और बहुत दिन भर चर्चा चली। अच्छा। सब ने कहा कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अंत में भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि इसके आगे सुभाष पालेकर जी की खेती को हम आगे बढ़ाएंगे, नीति बन गई, अब तो फैला गई। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है।
मानसून पूरी तरह बदल गया है। हम्म। अब जो टेम्परेचर था, तापमान, उसमें 1.5% वृद्धि हो गई, 1.5 की वृद्धि हो गई है। इससे मानसून के मानसिकता में बदलाव आया है, उसकी कृति में बदलाव आया है, उसके टाइम टेबल में बदलाव आया है। बहुत घातक परिणाम जो ज़मीन पानी पर्यावरण में हो रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इश्यू अब वैश्विक बन गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो जब तक ये बढ़ेंगे तब तक ग्लोबल वार्मिंग तो घटेगा नहीं। अब क्या है, जब आप गोबर का खाद डालते हैं ऑर्गेनिक गो आधारित खेती में, नहीं गो आधारित खेती में, आधारित खेती में, ऑर्गेनिक में, जैविक खेती में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, बायोफर्टिलाइजर, खलिया डालते हैं, बायोफर्टिलाइजर डालते हैं, पंचगव्य डालते हैं, दशगव्य डालते हैं, और नॉन ऑडिबल ऑयल केक यानी अखाद्य खलिया डालते हैं। तो इनमें दो प्रकार के संयुग होते हैं कंपाउंड। एक कार्बन समृद्ध संयुग, दूसरा होता है नाइट्रोजन समृद्ध संयुग। जब आप इन खादों का फैलाते हैं भूमि पर, गोबर की खाद को, कंपोस्ट वर्मीज को, खलिया को, तो जब नमी मिलती है तो एक्टिनोमाइसीट्स नाम के जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स, उनका विघटन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है और अमोनिया पैदा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा निकल जाता है, हवा में आता है। कार्बन ग्रीन होता है, कार्बन ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन हवा में आने के बाद हवा में जो 21% प्राणवायु है, उसकी अभिक्रिया होती है, मिलन होता है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, प्राणिधिवन। तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। 120 साल रहता है, खत्म नहीं होता। यानी जब जब भी आप गो आधारित खेती में गोबर का खाद डालते हैं, ऑर्गेनिक जैविक खेती में आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, खलिया डालते हैं, या वैदिक कृषि में पंचगव्य, दशगव्य डालते हैं, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं, तो आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। जब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो विघटन करते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स, गोबर खाद में होता है, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट होता है, उससे अमोनिया रिलीज होता है विघटन के बाद। ये अमोनिया निकलने के बाद अमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में होता है। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु और नाइट्रोकॉकस जीवाणु अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट में करते हैं, NITRIT, क्योंकि अमोनिया जहरीला नहीं चाहिए, भगवान उसको नहीं चाहिए, नाइट्रेट बन जाए, नाइट्राइट। बाद में नाइट्रोबैक्टर, पेनिसिलियम फंगस नाइट्राइट को रूपांतर नाइट्रेट में करते हैं। ये नाइट्रेट भूमि में इकट्ठा होते हैं। 10% नाइट्रेट को जड़ें उठाती है, 90% वही रहती है। तो क्या होता है, इसका विघटन करने वाले जीवाणु है डीनाइट्रीफाइंग मैक्रोकॉकस जीवाणु, वो नाइट्रेट का रूपांतर फ्री नाइट्रोजन में करते हैं। ये मुक्त नाइट्रोजन हवा में आता है, प्राणों से उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, प्राणिधिवन होता है, ऑक्सीडेशन, और नाइट्रस ऑक्साइड निर्माण होता है। ये भूमि हवा में दीर्घ काल तक रहता है। ये ग्रीन हाउस गैस है, हरितगृह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। जो गोबर के खाद का गड्ढा, उसमें गोबर खाद बनता है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का जो पीट होते हैं, उसमें जिनको प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे जीवाणु काम करते हैं, अवायुजीवी, अनएरोबिक बैक्टीरिया, तो सड़ाने का काम करते हैं। मेथेनोजेनस नाम के जीवाणु होते हैं जो खाद में नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं, उसको सड़ाते हैं, मीथेन की निर्मित होती है, और विशाल मात्रा में मीथेन हवा में आता है। ये ग्रीन हाउस गैस है, 300 गुना ज़्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड से,
और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। इसका मतलब है जब जब भी आप गौ आधारित खेती करते हो, जैविक खेती करते हो, वैदिक खेती करते हो, तो आप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हो। तब भी सर इतने सारे लोग आज क्यों कर रहे हैं आपके अनुसार? हाँ? इतने सारे लोग तभी भी ये क्यों कर रहे हैं? उनको इन्फॉर्मेशन नहीं, इनको मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। ये मीडिया को मालूम नहीं है, सरकार को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये रूट कॉज तक जाते ही नहीं है। संत महात्मा का लोगों को मालूम नहीं है। रिसर्च हमने नहीं किया है उतना। हमारे देश में बाकी लोगों ने इतना रिसर्च नहीं किया है। नहीं किया, कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि उनके निजी जो फायदे होते हैं वो अड़े होते हैं, वो नहीं करते। ये हमें करना पड़ेगा, आम आदमी को। तो जब ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम देखे तो एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया था, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने अभ्यास किया तो मालूम पड़ा ओजोन खत्म हो रहा है। जो अतिनील किरण आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, खतरनाक रेडियो एक्टिव रेडिएशन आ रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उनको उड़ाने का काम जो ओजोन कर रहा था वो खत्म हो रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म कर रहे हैं और ये क्या करता है, तापमान को बढ़ाता है ना, वो सोख लेता है हीट, तो तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से सारे बदलाव आ रहे हैं। इसका मतलब है अभी दायित्व बनता है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। वैज्ञानिक स्तर पर जो काम हुआ है यूरोप अमेरिका में, उन्होंने कृषि को सामने नहीं लिया। वो उद्योगों में से जो पोल्यूशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हो रहा है या निर्माण उद्योग से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, इससे वो देख रहे थे। लेकिन जब मेरे वीडियो अभी पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं तो जागृति आ रही कि नहीं, अभी खेती में भी अब ये हो रहा है। तो अब धीरे धीरे उनको मालूम पड़ रहा है कि खेती में भी हमें ये बदलना पड़ेगा। तो मेरे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसें चलती है, नेशनल इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में चर्चा होती है। तो एक नया बदलाव आ रहा है, जरूर आ रहा है, लेकिन संत गति से आ रहा है। जितनी तीव्र गति होनी चाहिए नहीं होती है। लेकिन लोग अब डिमांड कर रहे हैं। सरकारी प्रोग्राम होता है तो मुफ्त में गाड़ी में भर भर कर लोग लाते हैं, हजारों लोग, है ना। अच्छा, खाना पीना सब देता है, पैसे भी देते हैं, कोई सुनता नहीं, क्योंकि लेना देना नहीं। वो भाड़े के टट्टू लाए हैं। यहाँ 500 रुपये फी देकर आए, खुद का खर्चा खर्च करके आए, अपनी गाड़ी लेकर आए। आपको मालूम है सुबह 8:30 से लेकर कल 9 बजे तक सुन रहे पिंड ऑफ सन, क्योंकि वो सुनने के लिए आए हैं, अवेयरनेस आ रहा है। लेकिन मीडिया पीछे, सोशल मीडिया अभी भी पीछे। जहाँ खून हुआ तो दौड़ पड़ेंगे, लेकिन जहाँ अच्छा काम हुआ है वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं आप कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को दुनिया के सामने आप रख रहे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मतलब जैसे आप कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग आज जानते नहीं हैं इस बारे में। आज लोग को ये भी नहीं मालूम कि उनके खाना में क्या मिलावट होता है। आई थिंक एक बहुत जो आप कई बार कहते हैं कि हम जहर खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं एक प्रकार से उसमें पूरा मिलावट बहुत ज़्यादा है। असलियत क्या है सर खाना का हमारा, ऑर्गेनिक के साथ भी आप लोग को बता सकते हैं थोड़ा? क्या है, रासायनिक खाद जब डालते हैं तो रासायनिक खादों के अवशेष जो जहर है, नाइट्रेट, वो पीने के पानी में आते हैं। जड़ें उठाते हैं तो पौधों में आते हैं। पौधों में जो हम दालें खाते हैं, अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो हमारे शरीर में आते हैं, पीने के पानी के माध्यम से आते हैं और हमारे शरीर के कोशिकाओं में वो संग्रहित हो जाते हैं। ये जहर है, टॉक्सिक गार्बेज है, कूड़ा है वो जहरीला। जब आप कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, 7 सेकंड के अंदर वो पत्तों उसको सोख लेते हैं और ये जो जहर है कीटनाशक का, उसके अवशेष पत्तों में, कोशिकाओं में जो फैट होता है उसमें संग्रहित होते हैं। ये जो खरपतवार नाशी दवा बहुत जहरीली होती है, वीडसाइड,
वीडिसाइड, उसके भी अवशेष आते हैं, वो भी संग्रहित होते हैं। भगवान ने हमें एक इनेट इम्यूनिटी दी है, रोग प्रतिरोध शक्ति बचपन में दी है, जन्म के समय ही दी है, जो हमें रोगों से दूर रखती है। अब ये जो 5 स्तर पर काम करती हैं प्रतिरोध शक्ति, एक तो व्हाइट ब्लड सेल है, टी लिम्फोसाइट सेल है, बी लिम्फोसाइट सेल है, न्यूट्रोफिल्स और मैग्नेसियोफिल्स है। अब ये जहर है वो उसको ख़त्म करते हैं। हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में 60 लाख करोड़ 60 ट्रिलियन बैक्टीरिया, कुल Micro- कोशिकाएं होती है, Micro- सेल्स होते हैं, सेल्स 1000 लाख करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया, तो उनमें 70% इम्यून सेल्स होते हैं, प्रतिरोध शक्ति देने वाले। अब वो खत्म होते हैं, उनकी शक्ति खत्म होती है, तो प्रतिरोध शक्ति घटने से आदमी दुर्बल होता है, और जो दुर्बल है उस पर अटैक होता है, तो ये बीमारी आती है उस पर आती है। तो ये हो रहा है, इसलिए आज छोटे छोटे बच्चे को कैंसर हो रहा है। नहीं ये हो रहा है, ये हो रहा है, खान पान में जो बदलाव हो रहा है इससे एक कैंसर बढ़ रहा है। ये जहर तो है, साथ में हम देखिए जो खाना नहीं वो खा रहे। हमारा जो रक्त है वो विम्लधर्मी है, अल्कलाइन है, उसका pH वैल्यू 7.4 है, अम्ल विम्ल निर्देशांक। यानी हमारा जो रक्त है, ब्लड, वो आपको अल्कलाइन फूड मांग रहा है, विम्लधर्मी फूड मांग रहा है। हम खा रहे हैं आम्लधर्मी, एसिडिक, सफ़ेद चावल एसिडिक है, गेहूँ एसिडिक है, दूध एसिडिक है, चीनी एसिडिक है, दही एसिडिक है, घी एसिडिक है, तले हुए पदार्थ एसिडिक है, ये बिस्किट एसिडिक है, मैदा एसिडिक है, जो खाए एसिडिक खा रहे। आप क्या खाते हैं सर? मैं नहीं खाता हूँ, आप खाते क्या हैं तो? मैं जवार की रोटी खाता हूँ, मिलेट खाता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे शरीर जो हम खा रहे रक्त का pH वैल्यू बदल रहा है, आम्लधर्मी बन रहा है, तो वो काम नहीं कर रहा है ठीक से। रक्त का काम नहीं हो, इसका मतलब है सारी व्यवस्था गड़बड़ जा रही है, प्रतिशक्ति घट रही है, बीमारियाँ नहीं है, बीमारियाँ नहीं है। ये बीमारी हटने के लिए प्रतिशक्ति को बलवान करने का काम जड़ मुक्त खाद्य चाहिए, वो अल्कलाइन चाहिए, विम्लधर्मी चाहिए, उसमें ग्लूटेन नहीं चाहिए, उसमें 3.6% के ऊपर फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और जो 11 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो चाहिए, और संयोग चाहिए, हार्मोन चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, सैचुरेटेड, पोषण मूल्य से, औषध मूल्य से संपृक्त है। वो केवल सुभाष पालेकर को ही दे रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आप गोबर का खाद डालते हैं, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, उसमें कैडमियम है, आर्सेनिक है, मर्क्यूरी लेड है। दीज आर द हेवी पॉइजनस हेवी मेटल्स। ये बहुत ही जहरीले जड़ पदार्थ है। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो भी उसमें होते हैं, थोरियम है, यूरेनियम है, बहुत खतरनाक है। वो खादों में है, गोबर की खाद में है, कंपोस्ट खाद में है, और वर्मी कंपोस्ट में है, क्योंकि रासायनिक खादों से यहाँ आए हैं, भूमि में इकट्ठा हुए और इसके इसमें आ गए हैं। तो ये जहर ही है ऑर्गेनिक खाद में। तो ये जहर हम खा रहे तो कैंसर तो आना ही है, डायबिटीज आना ही है। कोई भी दवा शाश्वत उपाय नहीं है बीमारियों का। हमारा जो खान पान है वही शाश्वत उपाय है। हमें हमारे खान पान की व्यवस्था बदलना पड़ेगा। गेहूँ क्या है, आम्लधर्मी है, नहीं चाहिए। उसमें ग्लूटेन है, बहुत खतरनाक है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है, वो नहीं चाहिए, गेहूँ में है। हमारे भोजन में 3.6% के ऊपर फाइबर चाहिए, गेहूँ में 1.2% है, न के बराबर है। यानी गेहूँ बीमारियों की जड़ है। सफ़ेद चावल है, ब्रांड निकाल दिया, यानी पोषण मूल्य निकाल दिया, तो सफ़ेद चावल भी एसिडिक है, खतरनाक है। उसमें फाइबर 0.2 है केवल, न के बराबर है, केवल कार्बोहाइड्रेट बचा है।
इसका मतलब है कि हम जो खा रहे वो हमारे बीमारियां बुलाने वाला खा रहे हैं। शक्कर उसमें कुछ भी नहीं है, डायबिटीज है उसमें बैठा हुआ। दूध दही घी ये बहुत खतरनाक है, बीमारियां फैला रहे, एसिडिक है। इतना बड़ा हाथी बलवान है, अचाट ताकत है, घी नहीं खाता, कहाँ से ऊर्जा मिलती है? घास खाता है। यानी जो हमारा शाकाहारी आहार है उसमें सब कुछ है, सब कुछ है, कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जड़े को उखाड़ना पड़ेगा, दवा उपाय नहीं है, खाद्य मिलना उपाय है। और ये जो कैडमियम आर्सेनिक मरकुरी जब आप ऑर्गेनिकली ग्रोन खाते हैं जैविक खेती से, उसमें खाद्य में आता है, हमारे शरीर में आता है, वो नुकसान कर रहा है। तो सुभाष पालेकर कृषि में वहां पे क्या होता है? हम खाद डालते ही नहीं। कैसे करते हैं फिर? देखिए, हम कोई खाद डालते ही नहीं, खाद की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब गुमराह कर रहे हैं साइंटिस्ट और बाकी जो जैविक खेती के प्रचारक है, गोआधारित कृषि के प्रचारक, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे, गुमराह कर रहे दुनिया को। आप उत्पादन कैसे? देखिए, मैं एक सवाल लेता हूँ। मानो 3 लाख साल पहले आए, लाखों साल पहले वनस्पति आई, पेड़ पौधे आए, प्रकृति आई। यानी जब प्रकृति आई मानव नहीं था, पूरी दुनिया घने जंगल थे, पूरा हिंदुस्तान अनगिनत फलों से लदे हुए थे हर साल। खाद तो नहीं था, लेकिन उसको खाद्य तो चाहिए, कौन देता था? नेचर। मानव तो नहीं था ना। इसका मतलब है ईश्वर की व्यवस्था है। आज भी रास्ते के दोनों बड़े बड़े विशालकाय पेड़े, आम की, इमली के अनगिनत फल लगते हैं, अकाल में भी फल लगते हैं। कौन देता है? वहाँ तो पानी नहीं है, खाद नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर की एक स्वयं पोषी, स्वयं विकासी, स्वावलंबी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से पौधों को सब कुछ मिल जाता है। मैंने मेरे 24 साल के अनुसंधान में वही खोज निकाला कि ईश्वर की व्यवस्था क्या है, और ईश्वर को प्रार्थना की कि मैं आपकी व्यवस्था को यहाँ ला रहा हूँ, बोलते तथास्तु, तो मैं वो किसानों को दे रहा हूँ। आप 2 दिन से सुन रहे हैं, लोगों को उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। अब जब डाल ही नहीं रहे हैं, कोई खाद नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि खाद कोई भोजन नहीं है, जो कुछ ईश्वरीय व्यवस्था दे रही हैं, तो फिर बीमारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी और जब सुभाष पालेकर कृषि में कोई खाद डाला नहीं जाता तो ग्लोबल वार्मिंग का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी एमिशन नहीं कर रहे, उत्सर्जन नहीं कर रहे ग्रीन हाउस गैसेस का। तो ये नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री के बिल्कुल ठान लिया उन्होंने कि ये करना है, क्योंकि इससे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी बार बार सुभाष पालेकर की प्राकृतिक खेती ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये जो बाकी सिस्टम है, चाहे बाकी मंत्री हो या उनके ब्यूरोक्रेट्स हो, नौकरशाह या वैज्ञानिक हो, कृषि वैज्ञानिक, तो प्राकृतिक बोल रहे हैं। जब सुभाष पालेकर कृषि को आप प्राकृतिक खेती नाम दे रहे हो, इसका मतलब देश को गुमराह कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती नाम की कोई टेक्निक दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। नहीं। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, प्रकृति की परिभाषा है, जो प्रकृति में है वो प्राकृतिक है, जो प्रकृति में नहीं वो प्राकृतिक कैसे हो सकती है? सुभाष पालेकर कृषि में या कोई भी अन्य पद्धतियों में जोताई है, कल्टीवेशन है, प्रकृति में कल्टीवेशन नहीं है। मेरी विधि में सुभाष पालेकर कृषि में बीज बोवाई है, पौध की रोपाई है। प्रकृति में बीज बोवाई नहीं, रोपाई नहीं है। देखा आपने? नहीं है, खुद से होता है सब। मेरी विधि में सिंचाई है, क्योंकि गेहूँ लेना है, सिंचाई करना पड़ रहा है रबी में, वहाँ सिंचाई नहीं है, अनगिनत फल है। मेरी विधि में खरपतवार का नियंत्रण है, निराई है, गुड़ाई है, वहाँ निराई नहीं, गुड़ाई नहीं है, खरपतवार का नियंत्रण नहीं है। मेरी विधि में छिड़काव है, वहाँ छिड़काव नहीं है। मेरी विधि में हार्वेस्टिंग है, वो हार्वेस्टिंग नहीं है। यहाँ प्रोसेसिंग है, प्रकृति में प्रोसेसिंग नहीं है। मेरी विधि में मैं बाढ़ लगाता हूँ, क्योंकि जंगली पानी ना है, वहाँ बाढ़ नहीं है, सबको खुला है मंदिर हमारा। यानी जो प्रकृति में हो, मेरे विधि में वो प्रकृति है ही नहीं, तो प्रकृति कैसे हो सकती है?
अगर सुभाष पालेकर कृषि में जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत डाला जाता है, आच्छादन डाला जाता है, उसका नाम सुभाष पालेकर कृषि है। उसमें अगर जो भी उपयोग में लाया जा रहा है वो प्रकृति में है नहीं, तो प्राकृति कैसे हो सकती है? ये दुनिया को गुमराह करे लोग, अभ्यास नहीं करते लोग, अभ्यास नहीं करते। ये बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं आगे, क्योंकि अब अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी गंभीर है, लेकिन बाकी लोग गंभीर नहीं हैं। और जो पढ़ा रहे किसानों को प्रकृति, वो उनको भी मालूम नहीं कुछ, वो कुछ भी पढ़ा रहे, यानी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रकृति कह रहे, सब कंफ्यूज है, पूरे के पूरे कंफ्यूज है, सिस्टम कंफ्यूज है। इसलिए मीडिया का दायित्व बनता है कि जो कन्फ्यूजन को निकाले। और अभिनव, आप बहुत अच्छा काम करें कि आप लोगों के सामने रख रहे हो। शुक्रिया सर। आई थिंक समय का पाबंदी हमारे पास, आखिरी एक प्रश्न फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। अभी जो हमारे साथ बहुत सारे किसान जुड़े हैं वो आपका सुभाष पालेकर कृषि के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बट शायद उनको वो यकीन पहले दिन ना हो कि मैं इससे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता हूँ या ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। इसका आपके पास कोई एक केस स्टडीज़ बहुत सारे होंगे, ऐसा कुछ आप शेयर कर सकते हैं जिससे लोग थोड़ा इंस्पायर हो जाएं? 70 लाख किसान भारत में सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं। 70 लाख? लाखों किसान दुनिया में कर रहे हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीडियो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, बहुत पॉपुलर है, वो दिन भर सुनते रहते हैं नई पीढ़ी, तो पूरी दुनिया में है। लेकिन हम क्या है, मीडिया के सामने नहीं आते। देखा आपने मीडिया के सामने मुझे? नहीं। हम साइलेंट क्रांति कर रहे हैं, इसलिए लोगों को मालूम नहीं। जो लोग सुनना चाहते हैं वो अपने आप आते हैं। अभी ये जो शिविर किया, मीडिया में हमने नहीं दिया, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, संदेश गया, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा। आए, आप मालूम है, एक भी जगह खाली नहीं है, ऑडियंस भरा है। तो ये नाम होता है समय की मांग है, समय की मांग है। और आप जैसे युवा लोग अगर इसमें आते हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया की, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ठीक है, 2 लाख रुपए सैलरी मिलते हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन जिंदगी नहीं है, समाधान नहीं, आनंद नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी छोड़ रहे हैं। एलन मस्क दुनिया का नंबर 1 का उद्योगपति है, बहुत पैसे वाला है, नंबर 1 का पैसे वाला है, लेकिन अगर उसके पास जहर मुक्त खाद्य नहीं है तो कैंसर से उसका पैसा नहीं बचाएगा उसको। अगर पैसे को लोग महत्व देते हैं तो उद्योगपति का फोटो किसी घर में नहीं है, फकीर का फोटो घर घर में है, जिसके पास कोई दौलत नहीं है। तो पैसे कमाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समाज के सामने जो समस्या है उसका समाधान देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और उसमें अगर पैसा कमा लिए तब आप नहीं, वो तो अपने आप आता है, क्योंकि इट इज़ मैनेज बाय द गॉड। आप अगर अच्छे काम करते हो तो आपकी दोस्ती चलाने का वो प्रबंध कर देता है, आप उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने आप हो जाता है। लेकिन केवल पैसे के पीछे दौड़ते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सब कमाया यहीं छोड़ना पड़ता है। कहाँ जाएगा? ऊपर तो खाली हाथ जाए, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। तो एक गलत रेस लगी है, ये रुकना चाहिए। संत लोग भी बहुत कंफ्यूज लोग हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक के बारे में बोल रहे हैं जो खतरनाक है, अभ्यास नहीं करते लोग। और क्योंकि लाखों लोग उनको सुनते हैं तो गलत संदेश चलाता है। तो हमारी चर्चा चल रही है उनके साथ कि भाई आप इसका अभ्यास करना है, और जो संदेश जाएगा उसका परिणाम होता है। तो ईश्वर का, भगवान का ही संदेश आपको देना है। तो अभी चल रहा है, ये लंबी प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। सारे फसल के लिए होता है सुभाष पालेकर कृषि सर? सारे फसल के लिए कर सकते हैं हम? हाँ, शिमला मिर्च जो आजकल नया देख बिल्कुल सारे हमारे मॉडल सभी में है। सेब है, महाराष्ट्र में सेब एप्पल लगाया हमने, गुजरात में एप्पल है, बहुत बढ़िया एप्पल आ रहे हैं। ये हरियाणा एप्पल गर्मी में बहुत बढ़िया आ रहे हैं। सभी हमारे मॉडल है। दुनिया में जितने भी फसलें सब में हमारे मॉडल है।
पालेकर सर शुक्रिया। आपका ट्रेनिंग शुरू होने वाला है तो मैं आपको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना चाहता हूँ। मेरा भी उद्देश्य यहाँ आने का था, मैं पापा से बात करा तो बोले कि तुम्हें सारे चीज़ सीखने चाहिए, तुम्हारा पर्सपेक्टिव खुलेगा। आपसे बात करके एक तो ऑनर है कि अकेले में बात करने का मौका मिला, बट एक अलग दृश्य से सोचना एटलीस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक दिन में नहीं होगा, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, समय लगेगा, बट बहुत बहुत प्रणाम और ठीक है शुक्रिया। अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड मैं उम्मीद करता हूँ सही डायरेक्शन में हमारी कोशिश है। थैंक यू।